डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर द SQL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL अलाउज द स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशंस इंक्लूडिंग क्या है जी द स्कीमा। ये सिर्फ रिलेशन तक नहीं है, इसमें आप रिलेशंस एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, रिलेशंस मीन्स टेबल्स, ये एक टाइप के ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा प्रोसीजर्स होती हैं, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे व्यूज़ होते हैं, इसके बाद फंक्शंस होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ राइट अप किया है रिलेशंस का, तो लेकिन बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स ही कर देते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, द स्कीमा फॉर ईच ऑब्जेक्ट, the type of values associated with each attribute। यहाँ पे अब ये पर्टिकुलरली रिलेशन की बात हो रही है कि एक रिलेशन के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जिस तरह से लास्ट हमने स्टडी किया था फॉरेन की को, तो फॉरेन की बेसिकली इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा मेंटेन करती है कि जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर वही डेटा आ सकेगा जो पेरेंट टेबल के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। द सेट ऑफ इंडेक्सेस टू बी मेंटेन फॉर ईच रिलेशन, तो ये इंडेक्सेस हर टेबल के ऊपर जो है ये भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो ये इनको भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट या डिलीट किया जा सकता है। और उसके बाद सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन फॉर ईच रिलेशन, मतलब डिफरेंट यूज़र्स को एक्सेस देना मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर कि ये इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये सारी की सारी ये वाली कमांड जो हैं इसके लिए, या इवन यूज़र की क्रिएशन की जो कमांड है, तो वो सारी की सारी भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं। द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिलेशन ऑन डिस्क, हम पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं टेबल्स की, लाइक एक टपल नंबर 1 से लेके टपल नंबर 3000 तक हम कहें कि ये एक पार्टीशन है। ये अगर हार्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हार्ड डिस्क सिस्टम लगा हुआ है तो ये डिस्क नंबर 1 पे स्टोर होगा, और 3001 से लेके ये डिस्क नंबर 2 पे होगा 6 तक। तो इस तरह हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये लॉजिकल पार्टीशनिंग है डेटा की। तो ये भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू ही होती हैं, उसकी कमांड्स के थ्रू ही होती हैं। नेक्स्ट आप कहते हैं डोमेन टाइप्स इन SQL। डोमेन के बारे में हमने ये बताया था कि किसी वेरिएबल के अंदर जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं वो उस वेरिएबल के लिए डोमेन कहलाती हैं। हमने बात की थी रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर कि वहाँ पे हमने कहा कि हर जो हमारा करैक्टरिस्टिक्स है, यानी कि हमारा हर कॉलम जो है रिलेशन का, उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप है तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर करैक्टर डाटा टाइप्स है तो अब इस कॉलम के अंदर सिर्फ करैक्टर टाइप्स के ही जो वैल्यूज़ हैं करैक्टर टाइप्स की वो ही आ सकती हैं, इसके अलावा और बाकी नहीं आ सकती। इसी तरह से अगर इंटीजर टाइप का है, ये स्मॉल इंट है, डबल है, रियल है, फ्लोट है, तो इनके अंदर इंटीजर और अकॉर्डिंगली नंबर्स आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना, यानी कि जितनी हमारी डाटा टाइप्स होंगी, ये कुछ जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं ये डाटा टाइप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। ये डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं सारी की सारी हमारी SQL के अंदर, और ऑब्वियसली डिफरेंट कॉलम्स के लिए फिर ये एज अ डोमेन कि इसके अंदर फ्लोट अगर टाइप का हमारा फ्लोट टाइप का अगर हमारा है कॉलम, तो उसमें से फ्लोट वैल्यूज़ आ सकती हैं या न्यूमेरिक भी आ जाएंगी। लेकिन इंटीजर के अंदर फ्लोट टाइप, अगर इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर के अंदर फ्लोट टाइप का डेटा नहीं आ सकेगा, तो वो ट्रंकेट होगा डाटा। तो ये डोमेन्स के लिहाज से था। फिर उसके बाद आज नहीं क्रिएट टेबल कंस्ट्रक्ट, वही ना मतलब कि क्रिएशन का DDL की बात हो रही है यहाँ पे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा, मतलब इसका जो अगर टेबल डिफ़ाइन करना है तो वो किस तरह का सिंटैक्स होगा उसका, तो वो ये है जी। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एट्रीब्यूट A1 कहा उसने, और उसके साथ उसकी डाटा टाइप डिफ़ाइन की है D1 यानी कि डोमेन 1। अब इसकी एग्जांपल अगर नीचे जाके देखें हम, ये जो एग्जांपल में दिया हुआ है क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, तो इसमें ID जो है ये आपके एट्रीब्यूट का नाम है, और ये करैक्टर 5 जो लिखा हुआ है ये बेसिकली डोमेन आ गई कि इसकी डाटा टाइप आ गई, यानी कि डोमेन आ गई कि इसमें 5 करैक्टर्स का ID मैक्सिमम हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद नेम है, उसको हमने कहा ये है वेरिएबल करेक्टर्स है और ये 20 तक करेक्टर्स तक आ सकता है, यानी कि 20 या 20 से लेस नंबर ऑफ़ करेक्टर्स का जो नेम होगा वो इस टेबल के अंदर, इंस्ट्रक्टर के टेबल के अंदर नेम सेव हो सकेगा। डिपार्टमेंट, तो इसकी डोमेन क्या हुई, इसकी डोमेन है करेक्टर्स लेकिन वेरिएबल करेक्टर्स। नीचे सैलरी है, ये न्यूमेरिक है और ये न्यूमेरिक है और ये 8 और 2, 8 क्या हैं जी, 8 हैं आपके डेसिमल से पहले के और 2 जो है ये डेसिमल के बाद की है, %। तो अब जब सैलरी को न्यूमेरिक किया तो मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी सैलरी कैलकुलेट होके वो सेव हो सकती है इंस्ट्रक्टर की। आगे मूव करते हैं जी। तो इंटीग्रेटरी कंस्ट्रेंट्स की बात की थी, जिससे हमने फॉरेन की वगैरह की बात की थी, तो यहाँ पे उन्होंने ये किया कि ये एक एग्जांपल के अंदर आप देखें डिपार्टमेंट के टेबल से, ये देखें इसके अंदर एक कॉलम है डिपार्टमेंट नेम का, वो कहाँ से आ रहा है जी, डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहा है, डिपार्टमेंट के रिलेशन से यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो डिपार्टमेंट्स डिफाइन होंगे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर, वो ही डिपार्टमेंट्स के नेम इस इंस्ट्रक्टर के टेबल में आ सकेंगे, इसके अलावा नहीं आ सकेंगे। दूसरे मानों में ये है कि ये डाटा इंटीग्रेट हो गया है डिपार्टमेंट के डाटा के साथ। जो डाटा डिपार्टमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अब मैथ डिपार्टमेंट अगर डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद नहीं है तो, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर कोई इंस्ट्रक्टर अपना डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स करना चाहेगा, उसका अगर हम डाटा एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये फ़ौरन की कंस्ट्रेंट जो लगा हुआ है ये डाटा की इंटीग्रिटी इंश्योर करेगी और ये हमें एरर जनरेट कर देगी कि क्योंकि मैथ्स डिपार्टमेंट इज़ नॉट देयर इन द डिपार्टमेंट्स टेबल, दैट्स वाई यहाँ पे आप किसी भी इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट जो है वो मैथ्स नहीं रख सकते। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली ये काम कर रही है। तो ये भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट कंस्ट्रेंट के ये क्रिएट कमांड के अंदर ही क्रिएट हो रही है। इसको आप सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म की आप सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही टेबल क्रिएट करते हुए भी आप लोग फॉर्म की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं टेबल क्रिएट करते हुए। अच्छा जी, उसके बाद थोड़े से और उन्होंने टेबल्स क्रिएट करके दिखाए हैं आपको, मज़ीद एग्जांपल्स हैं जिसमें स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हुआ है और टेक्स का टेबल कि ये कौन से कोर्सेज लेता है, तो वो टेबल क्रिएट किए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये एक और टेबल है कोर्स का, तो कोर्स का टेबल भी इन्होंने, और इसमें भी डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है। तो उसके अलावा फर्दर कुछ DDLs हैं, इसमें क्या है जी, ड्रॉप टेबल, आप जिस तरह क्रिएट किए हैं अपने टेबल्स को, रिलेशंस को, इसी तरह आप ड्रॉप करके उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल और आर मीन्स रिलेशन टेबल का नाम, तो ड्रॉप टेबल ये इसका सिंटेक्स है। अच्छा, इसी तरह से आप टेबल को ऑल्टर भी कर सकते हैं कि उसमें कोई कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो इसमें क्या होता है कि ऑल्टर टेबल का नाम, ऐड एट्रीब्यूट का नाम आ गया, मतलब कॉलम का नाम आ गया, और आगे डोमेन है, D फॉर डोमेन। डोमेन क्या है जी, वही डाटा टाइप। तो वेयर A इज़ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट टू बी एडेड टू द रिलेशन एंड D इज़ द डोमेन ऑफ A, मतलब उसकी डाटा टाइप। आर एग्जिस्टिंग टपल्स इन द रिलेशन आर असाइंड नल एज द वैल्यू फॉर द न्यू एट्रीब्यूट। दूसरे मानव ये है कि कोई भी टेबल है उसके अंदर अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे और तो फिर वो सारे के सारे जो भी कॉलम्स नए ऐड होंगे उनके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो नल ही होगी। मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपने 5 रोज़ पहले से डाटा टेबल के अंदर 5 रोज़ पहले से पड़ी हैं, यानी 5 इंस्ट्रक्टर के टेबल के अंदर 5 इंस्ट्रक्टर का डाटा ऑलरेडी डाल दिया गया है। लेकिन फिर उसके बाद हमें ख्याल आया कि इस टेबल के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्टर का एड्रेस भी डालना चाहिए। तो अब इंस्ट्रक्टर के एड्रेस के लिए हमें एक और फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा एड्रेस के नाम से। और किस टाइप का होगा जी, कौन बताएगा किस टाइप का होगा वो? ओसैरम, किस टाइप का होगा वो? यार ये हंटर गेमिंग नहीं आ सकता, डिनाइड जी। ओसैरम ओसैरम सुन रहे हो? हेलो।
तलहा सुन रहे हो? आप आंसर करो। जी तलहा। तलहा, आर यू देयर? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। पहले ज़रा कट रही थी मेरी तरफ से। अच्छा, तो अब हमारा क्वेश्चन आपने सुना है? नहीं सर, कट रही थी आपकी आवाज़, क्लियर नहीं। दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। चलो, हम ये बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट में अगर पहले 5 रोज़ इंसर्टेड थी इंस्ट्रक्टर के टेबल के अंदर पहले 5 रोज़ अगर एग्जिस्ट कर रही थी, हमें लगा कि उसका एड्रेस भी सेव होना चाहिए इंस्ट्रक्टर का, तो हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा एड्रेस के नाम से, जो कि ऑल्टर की कमांड के साथ हमने ऐड कर दिया। और वो हम ये कह रहे थे कि जो डोमेन होगी इस नए कॉलम की वो क्या होगी। उसकी आवाज़ आ रही होगी, उसकी जो वाच है ना बढ़ जाएगी, क्या कहते हैं ठीक है, उसकी। वारचार ही 200 होगी, रख देंगे। मतलब करेक्टर्स ही होंगे। और वारचार इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल करेक्टर्स इसलिए कर देते हैं कि हमें नहीं पता जी किसी का एड्रेस कम होगा, उसके किसी का थोड़ा होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो वारचार इसलिए कर दिया जाता है। और दूसरी बात हम ये कर रहे थे कि जो पहले से डाटा डल चुका है 5 लोगों का, तो अगर हम ये जो नया कॉलम आया है इसका एड्रेस का, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नल करेंगे या नॉट नल करेंगे? इसको स्टार्टिंग में वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नल कर देते हैं तो सबकी नल हो जाएगी। अगर नल नहीं करते, जो साइन करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सबको वही साइन हो जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी मैंने जिस तरह सिनेरियो बताया कि 5 लोगों का डाटा ऑलरेडी एंटर्ड है, और आप अगर नॉट नल करते हैं, तो क्या वो आपको कॉलम ऐड करने देगा या नहीं करने देगा? अगर करने देगा तो क्यों करने देगा, अगर नहीं करने देगा तो क्यों नहीं करने देगा? सर आपको नल करनी पड़ेगी, हमें नल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सर नलेबल वो नल कॉलम नहीं बनाना कर पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल। जी सर, अगर आप नल नहीं करते तो आपको वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि उसमें डाटा मौजूद है, अब डाटा ज़ाहिर बात है पहले से इंसर्टेड है, नया कॉलम ऐड हो रहा है, अगर आपने उसको नलेबल ना बनाया, तो फिर ये 5 रोज़ आपको पहले डिलीट करनी पड़ेंगी, ये 5 रैकेट्स को डिलीट करना पड़ेगा, या इनको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि इनको कॉपी करके किसी और टेबल के अंदर रखवा लें। तो फिर उसके बाद इस टेबल के अंदर एक नॉट नालेबल वो वैल्यू डलवाएं, फिर दोबारा उस जिस टेबल में आपने टेम्परेरी बेसिस पे अभी डाटा 5 लोगों का रखवाया था, वहाँ से वापस जब आप इधर रखेंगे तो वहाँ पे आपको उस एड्रेस के कॉलम के अंदर फिर दोबारा से वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी खुद से। तो ये 2 वेज़ हैं, इस तरह से हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर चीज़ ऑल्टर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑल्टर के बाद ड्रॉप भी किया जा सकता है कि पूरे ये सारे के सारे हमने डाटा डेफिनेशन पढ़े हैं। एक क्रिएट था, ऑल्टर था और ड्रॉप है। ठीक है, तो आप किसी भी रिलेशन को किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं ड्रॉप की कमांड के साथ। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी हम। डीएमएल स्टेटमेंट डाटा, जैसे कि हमारी पहले बात हुई है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो इसका काम क्या है, इसकी कमांड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा के साथ खेलते हैं, या डाटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में, या डेटाबेस से डाटा डिलीट करते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग डाटा है तो उसका किसी कॉलम में डाटा अपडेट करते हैं। जिस तरह से ये तीनों एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर, वैल्यू क्या की दी, हमने वो उसका आईडी भी दे दिया, उसका नाम भी दे दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट भी आ गया और सैलरी भी आ गई, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसी तरह से आगे अगर डिलीट का देखें तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसने सारे के सारे ही जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे स्टूडेंट के टेबल के अंदर, तो ये सारे ही उड़ा देने। अगर आपने इसी को अब अगर फॉर एग्जांपल आपने जो 5वें नंबर का स्टूडेंट था, अगर उसका रिकॉर्ड अपडेट करना है तो आप ये अपडेट की कमांड लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम, फिर उसके बाद सेट
कॉलम का नाम इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू उसको देनी है वो, वेयर आईडी कि ये जो 5 नंबर पे बंदा है इसकी आप जो है वैल्यू जो है वो आपने सेट करनी है। तो ये चीज़, ये 3 होगी डीएमएल ऑपरेशंस। अब उसके बाद बेसिक क्यूरी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जी। बेसिक क्यूरी के अंदर क्या है जी, सिलेक्ट की कमांड है कि आपने अगर डाटा फैच करना है, आपने सीक्वल किसी भी टेबल से सीक्वल लैंग्वेज में आपने फैच करना है तो सिलेक्ट की कमांड है। सिलेक्ट के बाद आपने जितने भी एट्रीब्यूट्स पिक करने हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स के नाम लिखनी है। अच्छा, फिर जिस रिलेशन से उठाने हैं, मतलब जिस टेबल से उठाने हैं, तो फ्रॉम के बाद वो टेबल का नाम लिखना है। और फिर जिस कंडीशन पे उठाने हैं, यानी कि प्रीडिकेट, हमने वो रिलेशन अलजेब्रा के अंदर जो पढ़ा था कि उसमें क्या था, सिलेक्शन की सिंबल थी। अच्छा, फिर उसके बाद रिलेशन का नाम लिख देते थे और नीचे उसका प्रेडिकेट भी देते थे। तो उसी चीज़ को हमने जब सीक्वल के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट लिखते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स के सारे नाम लिख दिए हैं, फिर जिस रिलेशन से जिस टेबल से उठाने हैं फ्रॉम के बाद वो लिखना है, फिर उसके बाद वेयर के अंदर वो प्रेडिकेट देना है। ये इसका सिंटैक्स है एक बेसिक क्यूरी लिखने का सीक्वल के अंदर। आगे मूव करते हैं जी। द सिलेक्ट क्लॉज लिस्ट द एट्रीब्यूट डिजायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी। वही बात लिखी हुई है, corresponds टू द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा। यानी कि सेलेक्ट के अंदर के बाद जो आप कॉलम्स के नाम लिखेंगे वो बेसिकली बिल्कुल किस तरह है जिस तरह से रिलेशन अलजेब्रा के अंदर हम प्रोजेक्ट की कमांड लेते थे। तो अब यहाँ पे देखें, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर। इसका पहले आपने रिलेशन अलजेब्रा भी लिखना है। ये जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनका आपने रिलेशन अलजेब्रा लिखना है। फिर आपने देखना है कि सिलेक्ट की कमांड के बाद जो कॉलम्स के नाम हैं वो कॉलम के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे उसने कहा है ना नेम, सिर्फ नेम का कॉलम उठाया। फ्रॉम के बाद जो रिलेशन आना था वो इंस्ट्रक्टर, वो रिलेशन का नाम आ गया इंस्ट्रक्टर। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे हुई। इसी तरह से नोट सीक्वल नेम्स आर केस सेंसिटिव। सीक्वल नेम्स आर केस सेंसिटिव, दैट इज यू मे नॉट यूज अपर केस इनसेंसिटिव, यू मे यूज अपर और लोअर केस लेटर्स। मतलब अगर आपने नेम छोटा बड़ा लिख दिया है कोई, या कॉलम्स के नाम जो है वो सारे केस इनसेंसिटिव हैं। इसी तरह टेबल्स के नाम जो हैं वो भी केस इनसेंसिटिव हैं। मतलब कि अगर आपने एक टेबल स्टूडेंट का बनाया है तो एस कैपिटल लिख दिया, TUENDENT, तो स्टूडेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने पहला कैपिटल लिखा है, लेकिन आपने एक और जगह पे क्यूरी लिख रहे थे तो वहाँ पे आपने सारे इस्तेमाल लिख दिए। तो ये इतना इंटेलिजेंट है सीक्वल सर्वर या जो भी डेटाबेस सीक्वल को सपोर्ट कर रही है, तो वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि अगर आपने नेम जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स के नेम रखे हैं वो स्मॉल लेटर्स में उनको कॉल करें, उनको कैपिटल में कॉल करें, उनको मिक्स्ड ऑफ स्मॉल और कैपिटल का यूज़ करें, तो वो उसी कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका टेबल होगा वो उसी को ही नॉमिनेट कर रहा होगा। इसी तरह से कॉलम्स भी उस टेबल के किसी भी टेबल के कॉलम्स भी इसी तरह से अपर और लोअर दोनों केसेस के अंदर लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो क्रॉसपॉन्ड उसी को कर रहे होंगे। जो एक यूँ कह लें कि ये इतना इंटेलिजेंट है हमारा सीक्वल सर्वर का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि वो इन चीज़ों को खुद से हैंडल कर लेता है कि अपर और लोअर केस के चक्कर में हमारी क्यूरी का कोई एरर नहीं जनरेट करता। सीक्वल अलाउज डुप्लीकेट्स इन रिलेशंस एज वेल एज इन क्यूरी रिजल्ट्स। सीक्वल लैंग्वेज क्या करती है जी, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़, अगर आपकी किसी भी आप टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ डालना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइमरी की है, प्राइमरी की का जो कॉलम होगा उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकेगी, लेकिन बाकी जितनी भी हैं कॉलम्स उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं। और अगर इसी तरह से अगर कोई डिपार्टमेंट नेम्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर इंस्ट्रक्टर के टेबल से अगर आपने डिपार्टमेंट नेम्स पिक करने हैं तो अब वो डिपार्टमेंट नेम्स अगर आप इंस्ट्रक्टर के टेबल से पिक करेंगे तो जाहिर बात है एक ही डिपार्टमेंट में मोर देन वन टीचर होते हैं, तो बहुत सारी दफ़ा कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। जितने यहाँ के कंप्यूटर साइंस के टीचर्स होंगे तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, तो उतनी दफ़ा कंप्यूटर साइंस रिपीट हो जाएगा। अगर ये एग्जांपल नीचे देखें तो इसमें कंप्यूटर साइंस जो है वो 3 टाइम्स जो है वो अपेयर हुआ। इसका मतलब 3 इंस्ट्रक्टर्स का डाटा कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के वो इसमें मौजूद था, तो लिहाजा ये 3 टाइम्स डुप्लीकेट आया।
अब इस तरह के इश्यूज़ के अंदर अगर आपके पास वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही हैं तो अब इसका हल क्या है? तो इसके हल के लिए एक कीवर्ड हमारा यूज़ होता है लैंग्वेज के अंदर, वो है डिस्टिंक्ट का, कि अगर हम सेलेक्ट उसके बाद लिखें डिस्टिंक्ट और जो भी कॉलम्स पिक करने हैं वो कॉलम्स के नेम फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद ऑब्वियसली रिलेशन या टेबल का नाम, तो अब जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो डिस्टिंक्ट आएंगी। मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम 3 की बजाय सिर्फ एक दफ़ा आएगा। इसी तरह बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स के नाम होंगे वो भी सारे के सारे वंस आएंगे, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर होते हैं। आगे चलते हैं जी, सिलेक्ट क्लॉज। अच्छा, अगर आपने किसी भी टेबल के रिलेशन के सारे कॉलम्स जो हैं वो देखने हैं, तो आप बजाय इसके कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स के नाम लिखें, आप सिर्फ स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर देंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे ही उसके एट्रीब्यूट्स के सारे ही उसके कॉलम्स जो है ना उनका डेटा आपको शो हो जाएगा। एन एट्रीब्यूट कैन बी अ लाइटरल विद नो फ्रॉम क्लास। अच्छा, सिलेक्ट का इस तरह से भी है कि अगर आप किसी कॉलम सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करने के लिए आपको किसी कॉलम का होना या किसी रिलेशन पे ही एग्जीक्यूट नहीं किए, बल्कि आप उसको एक, अगर बाज़ दफ़ा ना जिस तरह से हमारे होते हैं ना ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वैल्यूज़ कि जो चेंज नहीं होती, अगर हमने वो भी करनी हो या किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट करानी हो तब भी हम सिलेक्ट की कमांड यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट की क्लॉज जो है वो तब भी यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ डाटा, हम सिर्फ इसको टेबल से डाटा फैच करने के लिए, ये जो अब तक हमने पढ़ा सारा ये हम टेबल से डाटा फैच करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या यूज़ कर सकते हैं इस, इसके अलावा हम वैल्यूज़ किसी वेरिएबल के अंदर सेलेक्ट कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई किसी मतलब वैल्यू को कोई एज अ कॉलम नेम दे के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है। एन एट्रीब्यूट कैन बी अ लाइटरल विद नो फ्रॉम क्लास। इसके बाद इनके इस किसी टेबल से नहीं आ रहा, सिर्फ हमने क्या किया सिलेक्ट और आगे एक नंबर दे दिया कोड्स के अंदर, तो अब ये वैल्यू सिर्फ आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी सर रिजल्ट्स के एक्सक्यूज मी सर। अंदर। जी सर जी जी। सर वो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे और ये स्क्रीन भी शो नहीं हो रही अभी कब से, मैसेज चेक कर रहा हूँ। स्क्रीन अगर शो नहीं हो रही तो आप लोगों के पास और स्लाइड्स तो बच्चों को ज्वाइन नहीं नहीं, हो पा रहा। स्लाइड्स आप लोगों के पास मौजूद है, अपने अपने पास खोल लें। मैंने तो बहुत अरसे से अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से उठाएं और खोल लें, इसमें कौन सा मसला है। अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही तो आप आराम से ये कर सकते और हैं। सर वो बच्चे बच्चे भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। कौन से बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे, ये 53 लोग ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ये थोड़े तो नहीं है। ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अलाउ नहीं हो रहा। अलाउ उनको सिर्फ मैं नहीं कर रहा मुझे मैसेज जिनके आ रहा था जिनके व्हाट्सएप पे। नाम जो हैं वो बड़े कोई गेमर है, कोई हंटर है, कोई क्या है, उस तरह के लोगों को तो वैसे ही अलाउ नहीं होना। वो तो मैं खुद से डिनाइल दिए जा रहा हूँ, उनको मैं अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं अभी आज मैं नामों के साथ भी मैंने अलाउ किए हैं, जबकि मैंने मना किया था कि अपने रोल नंबर से और अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से आप लोगों ने लॉगिन होना है, तो वो आपको पूछेगा भी नहीं और वो पूछता भी नहीं है। ये जो आउटसाइड डोमेन होता है, आउटसाइड मतलब कैफ्यूट की वेबसाइट से, कैफ्यूट की जो डोमेन है इससे हट के जो लोग होते हैं जिनके ईमेल एड्रेसेस, उनको फिर ये मतलब कि उनको खसूसी परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप लोग अपने उनसे आएँ अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, तो आप लोगों को कोई भी रोक रुकावट नहीं है, सिंपली। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे कौन रहा था? हेलो। सर 64 नंबर पे जान बोल रहा था। ठीक है, चलिए। स्क्रीन किसी के पास भी नहीं आ रही, शो हो रही, या सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं हो रही? जी सर, हो रही है आपकी स्क्रीन शो, इनको आपका जो है ना स्क्रीन करना पड़ेगा। सॉरी तलहा। सर स्क्रीन आपकी शो हो रही है, यार लेकिन ये इनको पिंग 97, करना पड़ेगा। ये जो बाकी हैं ये अपने वो उसको बंद रखें। हाँ जी, अब बोलो तलहा।
हाँ, जी सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन इनको ना आपका जो है पिन करना पड़ेगा आपका नेम, फिर वो उनको शो होगी, अदरवाइज शो नहीं होती। तो वो सारी बात है, अब इतना तो यूज़ इनको खुद पता होना चाहिए कि किस तरह से शो होनी है। जी पिन से भी नहीं हो रही सर के। यहाँ पे दो नेम होंगे, जो एक है, एक वॉइस वाला है, एक दूसरा होगा स्क्रीन शेयरिंग वाला। जो स्क्रीन शेयरिंग वाला है उसको पिन करें आप। जी हो गया है, आगे मूव करें। नहीं सर, नहीं हुआ। फिर अपने पास वो स्लाइड्स खोल लें डाउनलोड करके वहाँ से, OCW से। उस चैप्टर नंबर 3 की स्लाइड्स चल रही हैं आपकी। अच्छा, उसके बाद आगे मूव करते हैं जी। रिजल्ट्स इन इज़ अ टेबल विद, मतलब कि सिलेक्ट जब ये 437 किया तो रिजल्ट इज़ अ टेबल विद वन कॉलम एंड अ सिंगल रो विद वैल्यू 437 कैन गिव द कॉलम एज अ नेम यूजिंग एज स्टेटमेंट। ये एज स्टेटमेंट फू का टेबल कॉलम का नाम दे दिया हमने किसे, 437 की जो कॉलम बना था उसको ये फू का नाम दे दिया है, और ये उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 437 की। एन एट्रीब्यूट कैन बी अ लाइटरल विद फ्रॉम क्लास, सिलेक्ट ए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। अब ए जो है, अब जितनी रोज़ होंगी इंस्ट्रक्टर के टेबल के अंदर उतनी दफ़ा ए हमारे रिज़ल्ट के अंदर प्रिंट होके आ जाएगा। रिजल्ट इज़ अ टेबल विद, ये नीचे उसने लिखा भी हुआ है, रिजल्ट इज़ अ टेबल विद वन कॉलम एंड एन रोज वेयर क्या है जी, नंबर ऑफ टप, एन इज नंबर ऑफ टपल्स इन द इंस्ट्रक्टर टेबल। दूसरे मानों में यह है कि इंस्ट्रक्टर टेबल में अगर 10 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स का डेटा है, तो जब हम ये कमांड लिखेंगे सिलेक्ट ए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो ये जो ए है ये 10 दफ़ा प्रिंट होके आएगा। हाँ, अगर हम इसके साथ लगा दें डिस्टिंक्ट का कीवर्ड, तो फिर क्या प्रिंट होके आएगा जी तलहा? हेलो, तलहा आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। तो क्या प्रिंट होके आएगा अगर हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर करेंगे? सर जो यूनिक वैल्यू होंगी वही शो होंगी, जस्ट आपके पास रिपीट नहीं हो रही होंगी ए के अंदर। ये जो हमारे पास एक फील्ड है या एट्रीब्यूट है, उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी जस्ट हमें यूनिक शो हो रही होंगी। ए जो है वो जस्ट एक दफ़ा प्रिंट होगा। हमने पहले ये बात की है कि ये जो लाइटरल है सिलेक्ट ए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो ए जो वैल्यू है ये 10 दफ़ा, अगर 10 वैल्यूज़ हैं, 10 टपल्स हैं इंस्ट्रक्टर के टेबल के अंदर, तो ये 10 दफ़ा प्रिंट होके ए आएगा। लेकिन अगर हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर करेंगे तो ये 10 वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएंगी सिर्फ एक के अंदर। सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए मैंने कहा था आप लोगों को, तो सीक्वल सर्वर जिसने इंस्टॉल किया हुआ है वो इसको इन्हीं कमांड्स को अपने स्क्रीन पर रन करके देखेगा। मज़ीद मैं सीक्वल सर्वर की इंस्टॉलेशन और सीक्वल सर्वर की मतलब कि फ़र्स्ट जो विंडो ओपन हो के उस पर जो फर्स्ट कमांड रन करने के जो वीडियोस हैं, वो भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो बना के मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा इसी वीक में। तो वहाँ से आप लोग, वहाँ पे भी आप ये सारे रन करके देख लेंगे। ये काशिफ़ खान जो हैं, जो कह रहे हैं स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो भाई मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मुझे बार बार पिंग ना करें। मैंने आपको कहा है कि आप डाउनलोड कर लें, अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो आप डाउनलोड करें अपनी स्लाइड्स को OCW से, और चैप्टर नंबर 3 को खोल लें। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये स्लाइड नंबर 16 पे राइट नाउ हम थे, और हम आगे जा रहे हैं 17 पे चले गए। द सेलेक्ट क्लॉज कैन कंटेन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कि आप दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, सिलेक्ट आईडी नेम, और फिर उसके बाद सैलरी को हमने क्या कर दिया, 12 पे तकसीम कर दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इसमें से 10,000 माइनस भी कर सकते थे, मतलब जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन। लेकिन रिमेंबर, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन ओनली बी परफॉर्म्ड विद व्हाट डोमेन,
किस तरह के कॉलम्स होंगे जिनके साथ हम ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकेंगे? एनीवन फ्रॉम यू? कौन सी कॉलम टाइप ऐसी होंगी कि जिनके साथ इंटीजर, फ्लोट, जी डोमेन्स जिन जिन की न्यूमेरिक सर। बिल्कुल, जिनकी न्यूमेरिक होंगी वो सबके साथ, इन शॉर्ट जिनकी नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, फ्लोट भी हैं, इंटीजर भी हैं, डबल भी हैं, न्यूमेरिक भी हैं, इन सारी ये जितनी भी डाटा टाइप्स या डोमेन टाइप्स हमें कॉलम्स के सीक्वल के अंदर सपोर्टेड हैं, उन सब के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑब्वियसली ये 4 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आगे चलते हैं जी, ये भी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हो सकती हैं, जो जिसके एग्जांपल ये गिवन है, सेलेक्ट आईडी, नेम और सैलरी बाय 12 फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल। आगे जी मूव करते हैं जी, द वेयर क्लास। वेयर क्लास बेसिकली प्रेडिकेट जो हमने रिलेशन अलजेब्रा के अंदर पढ़े थे, तो प्रेडिकेट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वेयर की क्लास यूज़ होती है कि अगर कोई कंडीशन लगानी है कि जिस तरह से वेयर, हमने वो लास्ट एक एग्जांपल में भी देखा है कि वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 5, तो वहाँ पे जो 5वें नंबर का स्टूडेंट है सिर्फ उसका डाटा अपडेट हुआ था। इसी तरह से हम सिलेक्शन में भी कर सकते, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सारे इंस्ट्रक्टर उठ के आ जाएंगे। तो वेयर क्लास इज़ बेसिकली यूज फॉर फिल्टरिंग द डेटा। जिस तरह प्रेडिकेट रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर फिल्टर करता था, इसी तरह से वेयर क्लास सीक्वल के अंदर फिल्टर करती है आपके लिए डाटा को। अच्छा, फ्रॉम क्लास जो है, फ्रॉम क्लास लिस्ट द रिलेशन इन्वॉल्व इन द क्वेरी। बस इसका काम कितना है कि ये जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी टेबल्स हैं, फ्रॉम के बाद आएंगे। असल में जब कंपाइल होता है ना कोड आपका सीक्वल का, तो उसमें वो कंपाइलर देखता है कि फ्रॉम की क्लास कहाँ है। फ्रॉम की क्लास जहाँ उसको मिलती है, उसके बाद उसको पता है कि जो भी चीज़ लिखी हुई है ये हमारे टेबल्स हैं, ये हमारे क्या हैं, टेबल्स हैं, रिलेशंस हैं। तो वो फिर डेटाबेस में चेक करता है कि ये वाले रिलेशंस में से ये कॉलम्स जो हैं ये सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से डेटाबेस जो है ना, जो सीक्वल यूँ कह लो, जो कंपाइलर है वो इस तरह से जज करता है कि इसके बाद रिलेशन आते हैं। सेलेक्ट की स्टेटमेंट के बाद उसको पता है कि एट्रीब्यूट्स के नाम है, तो वो एट्रीब्यूट्स की उसको लिहाज से देख रहा होता है। इससे फ्रॉम के बाद उनको पता है रिलेशंस के नाम है, तो वो उसको उस तरह रिलेशंस के तौर पर ट्रीट करता है। वेयर की क्लॉज के बाद उसको पता है कि ये प्रेडिकेट है, ये कोई कंडीशन इम्पोज हो रही होगी, तो उसको उस तरह से वो प्रोसेस करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ तक, अगर किसी का कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझसे पूछ लें जी। नो, ठीक है जी, यहाँ कल आज का लेक्चर यहाँ तक एंड करते हैं। और ये इस लेक्चर की वीडियो ये भी आप लोगों की अभी शेयर हो जाती है, तो आप इसको वहाँ पे भी यूट्यूब पे भी दोबारा से आप देख सकते हैं।